गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने आपका 10th चैप्टर स्टार्ट किया था रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। और आपको कोई भी वर्क करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। जो भी फूड आप इनटेक कर रहे हैं बॉडी में, वो फूड जो है वो आपके सेल्स में किसके फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। एंड दिस ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड यू एनर्जी व्हेन इट्स ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कल हमने रेस्पायरेशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। 2 टाइप ऑफ रेस्पायरेशंस प्रेजेंट, एरोबिक रेस्पायरेशंस एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन की डेफिनेशंस भी आपने पढ़ी थी कि यहाँ पर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, तो इस टाइप का रेस्पायरेशन एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है। सेकेंड टाइप आपने पढ़ा था एनारोबिक रेस्पायरेशन, यानी कि इस प्रकार के जो रेस्पायरेशंस होती हैं उसमें ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एंड जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लूकोज की एब्सेंस में होता है तो वह आपका ग्लूकोज किस फॉर्म में टूटेगा, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा एंड एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो एनारोबिक रेस्पायरेशन जो है वो एक ईस्ट यानी कि जो सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें देखा गया था। और यह किसका फॉर्मेशन कर रहा था, इसका यूज़ हम बियर या फिर वाइन बनाने के फॉर्मेशंस में यूज़ इसका हम कर रहे थे। थर्ड टाइप हमने पढ़ा था कि जो हमारी मसल सेल्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा जब एनर्जी हमको चाहिए होती है कंडीशंस में, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड तो हो रही है लेकिन वो इतनी सफिशेंटली आपको प्रोवाइड नहीं हो रही है कि आप उससे अपनी पूरी एनर्जी को कंप्लीट कर सकें। इसलिए जो हमारी मसल सेल्स होती हैं उस एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए एनारोबिक रेस्पायरेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। जब ये एनारोबिक रेस्पायरेशन करना स्टार्ट करती हैं तो यह किसके फॉर्म में, इनमें जो ग्लूकोज होता है प्रेजेंट होता है हमारे मसल सेल्स में, वो किस फॉर्म में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड के फॉर्म में टूट जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमने कल पढ़ा था कि हमको हॉट जो वाटर होता है उससे हमको बात करना चाहिए, इसके साथ हमें मसाज करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ों से ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके ऑक्सीजन आपको अत्यधिक मात्रा में क्या हो पाएगी, प्रोवाइड हो पाएगी, जिसकी वजह से जो लैक्टिक एसिड होता है वो कुछ ही देर में किसके फॉर्म में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका वाटर एंड एनर्जी के फॉर्म में वो टूट जाता है। कल हमने ब्रीथिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि ब्रीथिंग प्रोसेस क्या होती है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस को ही हम ब्रीथिंग कहते हैं। यानी कि फिर हमने ब्रीथिंग रेट के बारे में पढ़ा था कि 1 एक्सहेलेशन एंड 1 इनहेलेशंस जो है वो मिलकर के ब्रीथिंग रेट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि आपने 1 मिनट में कितना इनहेलेशन किया है, कितना एक्सहेलेशन किया है, उसका टोटल अमाउंट जो होगा वो आपका ब्रीथिंग रेट कहलाता है। कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो एक एडल्ट ह्यूमंस होती हैं उनमें जो ब्रीथिंग रेट होती है तो 15 to 18 पर मिनट होती है। बट जब आप कोई वर्क कर रहे होते हैं रनिंग के दौरान, किसी वेट लिफ्टिंग के दौरान, ये 25 टाइम्स ये आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से कल हमने ये भी पढ़ा था कि जब आप बहुत ज़्यादा ड्रॉसी यानी कि आलस जैसा फील करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उस कंडीशन में आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती है। आज हम आपकी एक्टिविटी 10.3 स्टार्ट करेंगे। फिगर 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal डे। आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिन्हें बहुत सारे जो लोग होते हैं, पर्सन्स होते हैं, अपने नॉर्मल डे के दौरान उन्हें वो कैरी करते हैं। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी द स्लोएस्ट एंड इन विच द विल बी द फास्टेस्ट। क्या आप बता सकते हैं कि किस में, कौन सी एक्टिविटी में ब्रीथिंग रेट सबसे कम होती है और किस में सबसे ज़्यादा होती है। Assign number to the picture to the order of increasing rate of breathing order to your experience। इसके अलावा आपको इन पिक्चर्स को एक इंक्रीजिंग रेट में आपको ऑर्डर करनी है कि किस, जैसे कि कम किसकी ब्रीथिंग रेट है, उससे ज़्यादा किसकी है, उससे ज़्यादा किसकी है। तो इस एक्सपीरियंस के बेस पर आपको इन्हें इंक्रीजिंग रेट के ऑर्डर में आपको मतलब लगाना है। अच्छा देखिए कि यहाँ पर सबसे कम जो ब्रीथिंग रेट रहेगी वो किसकी रहेगी, जो पर्सन आपका स्लीपिंग कर रहा है उसकी रहेगी। फर्स्ट नंबर आप किसको देंगे, इस स्लीपिंग वाले पर्सन्स को देंगे। सेकंड नंबर आप किसको देंगे कि ये स्टडी कर रहा है तो इससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही है, इसलिए हम सेकंड नंबर इसको देंगे। थर्ड नंबर हम इसको देंगे
इसको इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बिकॉज यहाँ पर क्या कर रही है, कपड़ों को धो रही है। 4th नंबर आप इसको देंगे कि चल रहा है तो चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। 5th नंबर आप इसको देंगे क्योंकि यह ऊपर की ओर चल रहा है, तो ऊपर की ओर जब चढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी आपको और ज़्यादा चाहिए होती है, आपकी धीरे धीरे एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, इसलिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। एंड सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है वो किसको चाहिए होगी, इस लड़की को चाहिए होगी, क्योंकि यह दौड़ रही है। तो दौड़ने में आपने पढ़ा था कि रनिंग के दौरान हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो 25 टाइम्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब आपका टॉपिक आता है हाउ डू वी ब्रीथ। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम यहाँ पर ब्रीथिंग के मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोस्ट्रिल्स। नॉर्मली हम एयर्स को कहाँ से इनटेक करते हैं, अपने नोस्ट्रिल से इनटेक करते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पास थ्रू अवर नोस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी। जब हम एयर को इनहेल करते हैं यानी कि अंदर लेते हैं, इट पासेस थ्रू अवर नोस्ट्रिल्स, ये हमारे नोस्ट्रिल से पास होकर के किस में जाती है, नेजल कैविटी में चले जाती है। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीच अवर लंग्स। नेजल कैविटी से होकर के ये कहाँ पहुँचती है, हमारे लंग्स में पहुँच जाती है। थ्रू द बाइंड पाइप, किसके थ्रू, बाइंड पाइप के थ्रू। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। अब लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे चेस्ट की कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। और ये जो कैविटी होती है वो किसके द्वारा घिरी हुई रहती है, रिब्स के द्वारा चारों ओर से घिरी हुई रहती है। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। एक मस्कुलर शीट प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, जो कि चेस्ट कैविटी के फ्लोर का फॉर्मेशन करती है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केस। अब ये ब्रीथिंग जो होती है वो किस 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 को शामिल करती है, कि किस कौन कौन सी मूवमेंट होंगी इसमें, एक डायफ्राम की मूवमेंट होती है और एक रिब केस की मूवमेंट होती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन मतलब कि एयर को अंदर लेना, रिब्स मूव अप, हमारी रिब्स जो होंगी वो क्या करेंगी, बाहर की ओर मूव करेंगी। एंड आउटवर्ड्स द डायफ्राम मूव्स डाउन, और आपका जो डायफ्राम्स होगा वो नीचे की ओर क्या करेगा, नीचे की ओर डाउन करेगा, या ये कहिए कि वो अंदर की ओर मूव करेगा। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। ये जो मूवमेंट होती है वो क्या करती है, हमारे चेस्ट कैविटी की जो स्पेस होता है उसको इंक्रीज कर देती है। एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स, और जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में भर जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। अब हमारे जो लंग्स हैं वो एयर से क्या पूरे तरीके से भर गए हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब आप एक्सहेलेशन करते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, रिब्स मूव डाउन। रिब्स क्या करेंगे, आपके अंदर की ओर मूव करेंगे, एंड इनवर्डली यानी कि अंदर की ओर मूव करेंगे। वेल डायफ्राम मूव्स अप इट्स फॉर्मर पोजीशन, जबकि डायफ्राम जो होगा वो आपका अपनी फॉर्मर पोजीशंस में मूव करेगा। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। इससे क्या होता है कि चेस्ट कैविटी का जो साइज होता है वो आपका कम हो जाता है। एंड एयर इज पुश्ड आउट टू द लंग्स, और एयर को आपके लंग्स से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी लेफ्ट ईजली, फेल्ट ईजली। ये जो मूवमेंट है उसे आप अपनी बॉडी में आसानी से फील कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, आप एक डीप ब्रीथ लीजिए। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमन, और अपने एब्डोमन पर अपना हाथ रखिए यानी कि हथेली को रखिए। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमन, और एब्डोमन की मूवमेंट को फील कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारी जो रिब्स होती हैं वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं, जबकि जो हमारा डायफ्राम्स होता है वो डाउनली मूवमेंट करता है। एंड जब हम एक्सहेलेशन करती हैं तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो दोबारा से अपनी फॉर्मर कंडीशंस में आ जाता है, और इसके साथ ही हमारी जो रिब्स होती हैं वो अंदर की ओर मूव करती हैं। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंज इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट expansions competitions. After having learned that during breathing, इस breathing को समझने के बाद में देयर आर चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, यहाँ पर आपने देखा कि आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है उसकी साइज में क्या होती हैं, परिवर्तन होती हैं। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, अपने चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कि कौन सबसे ज़्यादा अपने चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है उसमें इंक्रीज कर सकता है, या फिर कौन सबसे ज़्यादा अपने चेस्ट को फुला सकता है। तो इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स में आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्मोकिंग डैमेज लंग्स, स्मोकिंग क्या करती है कि आपके जो लंग्स होती हैं उनको वो डैमेज कर देती है। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, इसके अलावा वो कैंसर भी प्रोवाइड करा सकती है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, तो इनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एवरीवन वॉज बोस्टिंग दैट शी इज कुड एक्सपेंड इन द मैक्सिमम, हाउ अबाउट डूइंग द एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स।
हर कोई यहाँ पर, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम, वो ये दिखा सकता है कि आप अपना मैक्सिमम कितना उसे एक्सपेंड कर पा रहे हैं, कितना उसमें विस्तार कर पा रहे हैं। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स, आप अपने क्लासमेट्स के साथ इस एक्टिविटी को क्लास में कैसे कर सकते हैं। सबको इनहेलेशन करना है, इनहेलेशन करने पर आपकी जो चेस्ट कैविटी स्पेस है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, उसे आप किसी इंस्टेप की हेल्प से नाप सकते हैं, जिससे आप अपने यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कितना एक्सपेंडेशन हो रहा है आपकी चेस्ट कैविटी में। चलिए एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर एक बताया गया है कि आपका नेजल पासेस है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप इनहेलेशन कहाँ से कर रहे हैं। यहाँ आपके नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होती हैं, नोस्ट्रिल से आप अपनी एयर्स को इनहेलेट करते हैं जिससे कि ये नेजल से पास होती है। ये आपका नेजल पासेस हो गया। ये आपकी ओरल कैविटी हो गई, जिससे आप खाना खाते हैं, वो आपकी ओरल कैविटी हो गई। इसके बाद ये दोनों एक ही पाथ में जाकर के मिल जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनेक्स बोलती हैं। फ्रेनेक्स इसके बाद जो होता है वो 2 मार्क्स में डिवाइड होता है। एक तो आपका लंग्स में जाता है, दूसरा आपका एसोफेगस जो कि आपका स्टमक में जाता है। तो यहाँ पर एक फ्रेनेक्स में क्या होता है, एक गेट होती हैं। वो जो गेट होती हैं वो क्या करते हैं कि जब एयर जा रही होती है तो वो आपकी जो फूड पाइप है उसको कवर करेंगे, और अगर फूड जा रहा है तो वो आपकी एयर पाइप को कवर कर लेती हैं। इसके बाद ये आपके विंड पाइप से होती हुई किस में पहुँच जाती है, लंग्स में पहुँच जाती है। यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये आपका रिब केस है, जिसकी हेल्प से आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो उससे कवर्ड रहती है। नीचे इसका एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। तो रिब्स की मूवमेंट्स और डायफ्राम की मूवमेंट्स ही आपके लंग्स को मूवमेंट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, यानी कि लंग्स के स्पेस को बढ़ाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। अब ये जो लंग्स होती हैं वो आपके अंदर जाकर के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती हैं, और इस तरीके से आपके पूरे लंग्स में फैले हुए रहते हैं। तो यहाँ पर एक आपको डायग्राम्स के थ्रू बताया गया है कि आपके लंग्स हैं, ये रिब्स हैं। द एयर अराउंड अर्स वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, आपके मतलब वातावरण में बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होती हैं, जैसे कि स्मोक हो गया, धुआं हो गया, डस्ट, पॉलेंस इटीसी। व्हाट वी इनहेल, जब भी हम इनहेल करते हैं, द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द एयर प्रेजेंट इन अवर नेजल कैविटी। तो ये सभी जो पार्टिकल्स होती हैं वो हमारे जो नेजल कैविटी होती है उसमें बहुत छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें जाकर के वो रुक जाती हैं, यानी कि वो उन्हें अंदर हमारे नेजल कैविटी में अंदर जाने नहीं देती हैं। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स में गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये हमारे हेयर्स को पास करके जो पार्टिकल्स होती है वो नेजल कैविटी में एंटर कर जाती हैं। दिस में इरिटेट द lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and a dust free clean air enters our body। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ दिस में इरेटेड लाइनिंग ऑफ द कैविटी, कैविटी के चारों ओर एक लाइनिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या होती है, स्नीजिंग होती है। स्नीजिंग क्या करती है कि एक्सपेल्स दिस फॉरेन पार्टिकल्स, इन फॉरेन पार्टिकल्स को आपकी नेजल कैविटी से बाहर निकाल देती है। फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड द डस्ट फ्री, जिससे कि ये इसका जो मार्क होता है वो बिल्कुल एयर एंड डस्ट फ्री हो जाता है। क्लीन एयर एंटर्स अवर बॉडी, और हमारी बॉडी में क्लीन एयर एंटर करती है। आपको भी ध्यान रखना है, व्हेन यू स्नीजिंग यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन्स, कि जब भी आप स्नीजिंग करें तो आपको हमेशा अपने नोज़ को किसी भी जो रुमाल होता है उससे आपको इन्हें कवर करना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होती हैं वो किसी अदर पर्सन के द्वारा इनहेल्ड नहीं किए जाएँ। इसके बाद आपकी एक्टिविटी 10.4 आती है, टेक अ डीप ब्रीथ। आप एक डीप ब्रीथ लीजिए। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद द मेजरिंग टेप, एक मेजरिंग टेप की मदद से आप अपने चेस्ट के साइज को मेजर कर सकती हैं। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2, और 10.2 में अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख सकती हैं। यहाँ पर आपको क्लासमेट्स के नाम लिखने हैं, और इनहेलेशंस के दौरान उनकी जो इनहेलेशन के दौरान कितने चेस्ट में जो स्पेस में चेंजेस आए हैं उसको आप यहाँ पर कवर कर सकती हैं। एक्सहेलेशन के दौरान क्या चेंजेस आए हैं उन्हें लिख सकती हैं सेंटीमीटर्स में, और साइज में डिफरेंसेस को भी आप यहाँ पर नोट कर सकती हैं। Measure the size of the chest again when expanded and indicate which classmates show the maximum expansions of the chest।
इसके बाद आपको क्या करना है कि एक्सपेंडेशन के दौरान आपकी चेस्ट का साइज़ कितना है उसको आपको नोट डाउन करना है, और आपको यह इंडिकेट करना है, इनकी पहचान करनी है विच क्लासमेट, कि कौन सा जो आपका क्लासमेट है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेंडेशंस ऑफ चेस्ट को शो कर रहा है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय अ सिंपल मॉडल। यहाँ पर एक सिंपल मॉडल की हेल्प से ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक आपको क्या करना है, टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल लेनी है, यानी कि चौड़ी प्लास्टिक की बोतल लेनी है। रिमूव द बॉटम, और इसकी बॉटम को आपको रिमूव कर देना है। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, आपको एक वाई शेप का ग्लास या फिर कोई प्लास्टिक ट्यूब लेनी है, फना ले सकते हैं आप इसके लिए। मेक अ होल इन अ लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, आपको क्या करना है कि ढक्कन में एक होल करना है, सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, जिससे कि आप इसमें एक ट्यूब को पास करा सकें। सो द फॉक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेक्टेड बैलून्स, इसके अलावा आपको क्या करना है कि उस ट्यूब के एंड पर फॉक्ड एंड, क्योंकि फॉक्ड एंड का मतलब होता है कि वो डबल ब्रांच्ड होती है, यानी कि उसमें दो ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें आपको दो डिफ्लेक्टेड बैलून्स उसमें आपको फिक्स कर देने हैं। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल, और इस ट्यूब को आपको बोतल के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। एज शोन इन फिगर 7.2, जैसा कि 7.2 डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, इस डायग्राम में जिस तरीके से दिखाया गया है उस तरीके से आपको अपना ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाना है। आपको कोई खाली पड़ी हुई बोतल हो उसे आप ले सकते हैं यूज़ में, जो कि वाइडली होनी चाहिए, यानी कि चौड़ी होनी चाहिए। इस प्लास्टिक की बोतल के जो नीचे का जो बॉटम है उसे आप काट दीजिए, और ऊपर का जो आपका जो लिड है उसको भी आप यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ट्यूब लगानी है, और एक ट्यूब ऐसी लगानी है जो आपकी डबल ब्रांच होनी चाहिए, यानी कि वाई शेप की होनी चाहिए। अब इसके जो यहाँ पर ये जो सिरे हैं इन पर आपको कैसा बलून लगाना है, डिफ्लेक्टेड बैलून्स यहाँ पर आपको लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ कैप द बॉटम, शील इट, मेक इट अ राइट। अब आप बॉटल को कैप कर दीजिए, सील इट, मेक इट एयर टाइट, और इसे आप एयर टाइटली सील कर दीजिए। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल, और बॉटल का जो आपका बेस था जो कि यहाँ से ओपन है, टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई पतली रबर की शीट को यूज़ कर सकते हैं, या प्लास्टिक शीट यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक लार्ज रबर बैंड से आप उसे बंद कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, लंग्स के एक्सपेंशंस को समझने के लिए पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड बॉस द बलून्स। आपको क्या करना है, पुल द रबर शीट, इस रबर शीट को आपको पुल करना है, यानी कि खींचना है, फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स, कहाँ की ओर, नीचे की ओर, एंड बॉस द बैलून्स, और अपने बैलून्स को देखिए। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून्स। इसके बाद आपको रबर प्लास्टिक शीट्स को ऊपर की ओर मतलब खींचना है या ऊपर की ओर धकेलना है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, और इसके बाद अपने बैलून्स को ऑब्जर्व करना है। डिड यू सी एनी चेंज इन द बैलून्स, क्या बैलून्स में कोई चेंज देखते हैं? यस। जैसे ही आप इसे नीचे की ओर खींचते हैं तो इससे क्या होता है, ये आपका एक डायफ्राम की तरह वर्क कर रहा है। जैसे ये डाउन मूव करेगा तो ये जो आपके बैलून्स होंगे उनका स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ जाएगा तो इसमें जो एयर होगी वो इनहेल हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से आप जब एक्सेलेशन प्रोसेस करते हैं, यानी कि अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका जो डायफ्राम होता है वो अपवर्डली मूव करता है, और यहाँ पर आपकी ये लंग्स हो गए दो, और इन लंग्स से जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी कहाँ निकल जाएगी, बाहर, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बाहर निकल जाएगी। व्हाट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, इस मॉडल में जो बलून्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, और रबर शीट क्या रिप्रेजेंटेंस कर रही हैं? बैलून्स जो होते हैं वो आपके लंग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जबकि रबर शीट आपकी डायफ्राम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम यहाँ पर ब्रीथिंग की मैकेनिज्म को समझने के लिए एबल हैं, यानी कि योग्य हैं। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, अब बात आती है कि हम इस ब्रीथ को बाहर कि हम जब ब्रीथिंग यानी कि एक्सलेशन करते हैं तो उसमें हम कौन सी चीज़ बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी 10.6 है, टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बोतल। आपको क्या लेना है, एक सिलेंडर लेना है,
क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है और एक ग्लास या प्लास्टिक की बोतल लेनी है। मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट इन ऑन अ बोतल। आपको क्या करना है कि एक लिड इन इट्स लिड यानी कि इस बॉटल प्लास्टिक बॉटल की लिड में आपको होल करना है और इसमें इस बॉटल को फिक्स कर देना है। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डालना है। लाइम वाटर मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लाइम वाटर होता है नॉट नींबू का पानी। ओके, ये होता है आपका जब आपके घरों में सफ़ेदी आती है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसे जब आप वाटर में डाल देते हो तो वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसी को ही हम लाइम वाटर बोलते हैं या हिंदी में कह लो चूने का पानी। ओके, इसी को ही आपको फिल्टर से यानी जो स्ट्रेनर होती है उसकी मदद से आपको फिल्टर करके टेस्ट ट्यूब में उसको आपको भर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रो द होल इन द लेड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक आपको स्ट्रॉ प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेनी है, थ्रो द होल इन द लिड में जो होल है उससे आपको पास कराना है जिसकी वजह से यह लाइम वाटर में डिप हो सके। नाउ ब्लो जेंटली थ्रो अ स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। अब आपको बहुत तेज़ी से स्ट्रॉ में मतलब हवा देनी है और कुछ समय के लिए। इस देयर चेंज इन द एपियरेंस ऑफ लाइम वाटर। क्या लाइम वाटर के जो कलर है उसमें कोई चेंज दिखाई देता है? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन क्लास इन चैप्टर 6। आपने जो चैप्टर 6 पढ़ा था क्या उसके बेसिस पर आप इस चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हैं? यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सलेन इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपको पता है कि जब हम इनहेल करते हैं एक्सलेस कहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारी गैसों का क्या होती है, वो मिक्सचर होती है। व्हाट डू वी एक्सेल, तो हम क्या एक्सेल करते हैं? व्हाट डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विद इट। क्या हम ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को ही एक्सेल कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ गैसेस का मिक्सचर भी प्रेजेंट होती हैं? यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सेल और ऑन अ मिरर, आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी मिरर पर एक्सेल करती हैं फिल्म ऑफ मॉइस्चर तो उसके ऊपर एक मॉइस्चर की फिल्म हमको दिखाई देती है। ऑन इट सरफेस एपियर नॉट द सरफेस, इसकी सरफेस पर हमको एपियर्स होती है। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम। अब ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? ये हमारी बॉडी के द्वारा जो एक्सेलेशन है उसमें मॉइस्चर जो बाहर निकल रहा है उसी के थ्रू यहाँ पर आए हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पर आपकी बाहर निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में क्या चेंजेस करेगी कि आपका जो लाइम वाटर होगा वो बिल्कुल मिल्की कलर जैसा हो जाएगा, बिल्कुल दूध जैसा कलर का हो जाएगा, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जो एक्सेलेशन कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ मच एयर आर प्रेजेंट कैन होल्ड इन द लंग्स, कि हम अपने लंग्स में कितने एयर्स को वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स। अगर हम लगातार ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि प्राणायाम वगैरह करते हैं तो इसकी वजह से हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। टू टेक इन अ मोर एयर, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर्स को अपने लंग्स में होल्ड करके रख सकते हैं। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाई टू द बॉडी सेल रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी सेल्स हैं उसको अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी जिससे कि वो और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को क्या कर पाएंगे, रिलीज कर पाएंगे। द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। अब देखिए जो आप एयर इनहेल्ड कर रहे हैं यानी कि अंदर ले रहे हैं उसमें 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एंड 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ में चली जाती है। लेकिन जब आप एक्सहेलेट करते हैं, क्योंकि उसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहेल कर रहे हैं तो वो आपका 4.4% होती है एंड वहाँ पर आप 16.4% ऑक्सीजन को भी एक्सहेलेट कर रहे हैं। इसके बाद कल हम आपका ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स टॉपिक स्टडी करेंगे। तब तक आप अपने चैप्टर को यहीं तक ही पढ़िए, जो भी आज आपको पढ़ाया गया है उससे अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।